गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के लिए केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सेक्शन सी अल्कोहल। अल्कोहल का शुरुआती चीज़ें हमने ली थी, आज हम लेते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की अभिक्रियाएँ, इसमें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कुछ अभिक्रियाएँ लेंगे। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से OH बॉन्ड है। OH बॉन्ड में देखिए ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। तो दो प्रकार की इसमें अभिक्रियाएं संभव है कि जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, OH अलग होता है ना। तो पहले हम लेंगे जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, पहले वो वाली अभिक्रिया लेते हैं। OH बॉन्ड टूटने का मतलब है कि इसमें सबसे बढ़िया अभिक्रिया जो है वो है अल्कोहल की वो अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है ना। देखिए जैसे ये आपका अल्कोहल है, इसकी बहुत ही सक्रिय क्षार धातु जैसे सोडियम मेटल से क्रिया कराते हैं हम, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। ये सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का निकलना इस अभिक्रिया में ये बताता है कि जो आपका अल्कोहल है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। हालांकि ये इतना अम्लीय नहीं है कि नीले लिटमस को लाल करे, लेकिन फिर भी ये पानी अमोनिया इनके कंपेरिजन में अम्लीय है, इनके लगातार इनके लगभग ये अम्लीय है। इसकी और भी विक्रिया देख सकते हैं। सोडियम मेटल की विक्रिया सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो भी रिएक्शन ऐसी होगी, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन बनेंगे। सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं। सोडामाइड बहुत ही प्रबल क्षार है ना, तो इससे बनेगा आपके वही C2H5ONA सोडियम एल्कोक्साइड और अमोनिया निकलेगी। ठीक है, C2H5OH। तो अल्कोहल की सोडामाइड से, तो ये सोडियम से, सोडियम हाइड्राइड से और सोडामाइड से रिएक्शन में सोडियम एल्कोक्साइड का बनना और हाइड्रोजन गैस का निकलना, इसमें शुरुआत के दो में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर आपके अमोनिया निकलती है। ये इस चीज़ को बताती है कि अल्कोहल में कुछ कुछ अम्लीय प्रकृति भी दर्शाता है, यानी कि इसमें जो ये OH बॉन्ड है उसमें H प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है, बशर्ते कि यहाँ ये बहुत ही प्रबल क्षार हो। दूसरी रिएक्शन से लेते हैं इसकी अल्कोहल की अभिक्रियाओं में जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। इसकी अच्छी सी अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब ये है यदि आपने अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन कराई एसिटिलिक कारक अभिकर्मक एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से, देखिए मैं कराता हूँ इसकी CH3COCl से, तो रिएक्शन जो होगी वो बनेगा CH3COOC2H5, एक प्रकार का एस्टर बनाया एथिल एसीटेट है ना। ये विक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कराई जा सकती है। CH3 ये भी एक अच्छा एसिटिक कारक अभिकर्मक है, इससे भी उत्पाद यही प्राप्त होगा, साथ में HCl मिलेगा, इसमें उत्पाद ये मिलेगा CH3COOC2H5 और प्लस क्या बनेगा CH3COOH। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अल्कोहल का एसिटिलीकरण, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे, या H की जगह पे CH3CO ग्रुप आ गया, यहाँ पे H की जगह पे CH3CO ग्रुप आ गया ना, CH3COOC2H5, तो आपके एस्टर्स बनते हैं। एस्टर बनाने की विधि भी है। तो ये अल्कोहल की वो अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल का एसिटिलीकरण होता है। अगली अभिक्रिया देखते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब आप खनिज अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जैसे कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH, इसके साथ आपने गर्म किया इस अल्कोहल को, कोई खनिज अम्ल ले लिया, कार्बनिक अम्ल ले लिया HCl, इसके साथ आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है एस्टरिफिकेशन। क्या होगा देखिए, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बना CH3COOC2 बनेगा, तो वही एस्टर और प्लस जल का अणु निकलेगा। तो यहाँ पर खनिज अम्ल की उपस्थिति जरूरी है। खनिज अम्ल या कई बार आपको हल्के क्षार की उपस्थिति में भी रिएक्शन होती है, यहाँ हमने खनिज अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराई है और ये एथिल एसीटेट बना है, एक प्रकार का एस्टर है। तो एस्टर के बनने की प्रक्रिया इसकी सहायता से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप खनिज अम्ल या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। अगली अभिक्रिया देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही क्रियाशील अभिकर्मक है। यह है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं C2H5OH से, है ना। होता क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उन समस्त अभिकर्मकों से या उन समस्त अभिकारकों से क्रिया करते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन होता है और एल्केन बनाते हैं। देखिए इसमें सक्रिय हाइड्रोजन है ना,
तो इसके ये क्या करेगा, यहाँ से एल्केन बनाएगा, संगत एल्केन, जो एल्किल ग्रुप गिरनार्ड रिएजेंट में है उसका एल्केन बनेगा CH3HCH4 और ये बना NgBrOC2H5। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन एल्केन बनाने के लिए है, ये इसमें एल्केन बनती है। यदि यहाँ पे C2H5 दिया तो ये इथेन। सारे एल्कोहल जो है ये विक्रिया देते हैं क्योंकि सारे एल्कोहल में यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में एल्कोहल CH3CH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसका विहाइड्रोजनीकरण हम करते हैं कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर इसको 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं, इससे क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। ये विहाइड्रोजनीकरण हुआ इसका, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, देखिए है ना। तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड बना। यदि आप द्वितीयक एल्कोहल लेंगे CH3CH3OH, ये द्वितीयक एल्कोहल आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको भी जब आप प्रवाहित करेंगे 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर के ऊपर इसकी वाष्प को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो कीटोन बनते हैं, संगत कीटोन। इसका कीटोन है एसीटोन बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। जब यह अभिक्रिया तृतीयक एल्कोहल के साथ यही अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनते हैं, उसमें बनते हैं एल्कीन। ये देखिए तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है ये। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल को भी इसी प्रकार से ये रिएक्शन कॉपर उत्प्रेरक यही तापमान इसकी वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो बनता है आइसोब्यूटीन CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटीन। और उसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं मान लीजिए तो आगे जाके इसका ऑक्सीडेशन होकर संगत कीटोन प्राप्त होता है, तो ये आइसोब्यूटीन है। ये अलग है उत्पाद प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के लिए, डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का अलग होना तो इसके लिए कॉपर उत्प्रेरक की जरूरत। ठीक इसी प्रकार की एक और अभिक्रिया होती है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्राथमिक और द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर की जगह में हम काम में लेंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या अम्लीय KMnO4। ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीकारक हैं। उत्पाद वही बनेंगे यानी कि एसिटाल्डिहाइड इथाइल एल्कोहल से, यानी प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेंगे, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनेंगे और तृतीयक एल्कोहल से यहाँ भी एल्कीन ही बनेंगे, जिनका और आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इनका इसका यदि आपका और आगे ऑक्सीडेशन होगा तो ये संगत कीटोन जो एसीटोन यहाँ पे प्राप्त होगा। तो अम्लीय KMnO4 से अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हम इसको बोलेंगे। इससे पहले वाली अभिक्रिया थी विहाइड्रोजनीकरण। हालांकि विहाइड्रोजनीकरण भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन या धनी पार्ट अलग हो रहा है। तो ये आपने दो अभिक्रिया ली, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण, क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का। अगली अभिक्रिया देखते हैं जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, OH अलग निकल जाता है, CO बॉन्ड टूटता है, वो वाली अभिक्रिया लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये OH टूटना मतलब OH अलग होना। OH बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन कराते हैं। जो भी वो सारी अभिक्रिया है जिसमें OH बंद CO बंद टूटता है, यानी OH अलग निकलता है एक समूह के तौर पे, तो वहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन करने से क्या होगा, इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका प्रोटोनेशन हुआ, ये बना OH2+। ये बहुत अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है, ये बड़े आराम से निकल जाता है। ये बड़े आराम से निकला और क्या बनाया इसने, कार्बोकेटायन बनाया और पानी का अणु निकल गया। तो हमको जब भी आपको इस OH को बाहर निकालना है तो पहले इसका प्रोटोनेशन कराने से सरलता रहेगी। अब ये कार्बोकेटायन बना तो जितना ज़्यादा ये स्थायी होगा उतना ही इस रिएक्शन में सुगमता होगी, यानी कि कौन सी रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड टूटता है। इस कारण से 3 डिग्री कार्बोकेटायन जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा स्थायी है, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक, इसलिए ये रिएक्शन भी इसी ऑर्डर में होगी। इसकी कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि जब प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो ये रिएक्शन बहुत धीमी गति से या न के बराबर होगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी इवन। और तृतीयक एल्कोहल लेंगे, चूंकि तृतीयक एल्कोहल के संगत जो तृतीयक कार्बोकेटायन बनेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्थायी है बनस्पत की द्वितीयक और प्राथमिक के, इसलिए उस प्रकार की अभिक्रियाएं सरलता से केवल कमरे के ताप पर भी संभव है। देखिए एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं,
ये जो अभिक्रियाएं हैं कि कार्बोकेटाइन जैसे बना था, अब इसके ऊपर कोई नाभिक नहीं अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो एक प्रकार की नाभिक स्नेह इस तरह अभिक्रिया होगी जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, इसमें OH2 जैसे मैंने बताया एक लिविंग ग्रुप या निष्कासित होने वाला समूह है। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये अल्कोहल की रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करके बताता हूँ। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्शन हुई C2H5Cl बना और H2 हो गया है ना। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये OH यहाँ से हटा और यहाँ पे Cl आ गया। एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये होती है। ये अभिक्रिया यदि आप PCl5 के साथ कराएं, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी एल्किल हैलाइड, ये एल्केन के हैलोजन दुश्मन बनेंगे POCl3 और HCl। ये एल्किल हैलाइड बनाने की बहुत अच्छी विधि है। आप इसकी रिएक्शन PCl3 से भी करा सकते हैं, PBr3 से भी करा सकते हैं। इन दोनों से C2H5 Br या Cl बनेगा प्लस H3PO3 ऐसा बनता है। PCl3 लेंगे तो C2H5Cl, PBr3 लेंगे C2H5Br। ये तो रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ जब आप करते हैं तो भी संगत एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न यानी कि हेलो एल्केन हेलो इथेन बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड बनाने की बहुत अच्छी विधि इसलिए कि इसमें एल्किल हैलाइड की द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। बाकी दो जो उत्पाद है वो गैस है, वो निकल जाते हैं तो आपको शुद्ध अवस्था में उत्पाद की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, इन सारी रिएक्शंस में OH हटके यहाँ पे हैलाइड आ रहा है, तो एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। अगली रिएक्शन लेते हैं। अगली रिएक्शन हम लेते हैं अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण में देखिए इसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल के एक या दो अणु में से जल का एक अणु निष्कासित हो सकता है और संगत ईथर या संगत एल्कीन इसमें प्राप्त होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को हम देखना चाह रहे हैं कि ये अम्ल उत्प्रेरित जो निर्जलीकरण है किस प्रकार से होता है, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ उसमें 1-ब्यूटेनॉल। उससे आप मैकेनिज्म भी समझ लेंगे इसकी और उत्पाद भी समझेंगे किस प्रकार से इसके उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये तो आपको पता लग ही गया कि इसमें ये देखिए 1-ब्यूटेनॉल ये आपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया आश्रय अणु, इस पर निर्जलीकरण की अभिक्रिया अपन करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण है इसका। इसको गर्म किया हमने किसी अम्ल या आपको प्राप्त हो रहा है किसी खनिज अम्ल से, है ना। तो क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे। मैं इसका मैकेनिज्म साथ के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको उत्पाद क्या बनता है उसको समझने में आपको सरलता रहेगी। ये बिल्कुल जैसा अभी मैंने बताया था, ये H+ जो है ना यहाँ लगा, H2O पॉजिटिव ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। जैसे मैंने पहले बताया था एक कार्बोकेटाइन था, ये एक प्राथमिक कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन जैसे बना तो अब निर्जलीकरण की जो अभिक्रिया वो किस प्रकार से संपन्न होती है। देखिए ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है, ये बीटा कार्बन कहलाता है। बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की भांति व्यवहार कर सकता है और इस कारण से क्या होता है, इसका जो प्रोटॉन है वो निष्कासित किया जा सकता है और वो जब निष्कासित होगा इस प्रकार से CH3 CH2 CH CH2 पॉजिटिव है, ये H जो है ना ये निकल जाएगा प्रोटॉन के रूप में। ये यहाँ से आपने प्रोटॉन जोड़ा है, ये प्रोटॉन के रूप में जैसे निकलता है तो क्या बनेगा, संगत एल्कीन बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना 1-ब्यूटीन। क्या बना है, 1-ब्यूटीन। लेकिन जब आप 1-ब्यूटेनॉल का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तब 1-ब्यूटीन मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जब जैसे आपके 1-ब्यूटीन बना, नॉर्मल ब्यूटेन कार्बोकेटाइन बना, ये प्राथमिक कार्बोकेटाइन है, ये पहले रीअरेंज होगा, इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास कैसे होता है, देखिए इसका पुनर्विन्यास कैसे होता है, CH3 CH2 CH CH2 पॉजिटिव। इसमें इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट।
है ना। ये यहाँ से H जो है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा और दूसरा कार्बोकेटाइन बना जो ज़्यादा स्थायी है, 1 डिग्री से क्या बनाएंगे 2 डिग्री, CH2 CH पॉजिटिव CH2, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो ज़्यादा स्थायी है बनिस्पत की 1 डिग्री के। बस अब आपके इसमें जब इसका विलोपन आप कर रहे हैं, ये विलोपन है, जल के अणु का निकलना मतलब निर्जलीकरण है ना, डिहाइड्रेशन। तो ये विलोपन अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद में वो एल्कीन ज़्यादा बनती है जो सेडजेफ का नियम कहता है कि वो एल्कीन ज़्यादा बनती है जिस एल्कीन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक संभावना इधर से H निकलने की, एक संभावना इधर से H निकलेगा। कैसे? इस H को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये H निकलेगा प्रोटॉन के तौर पे और बनेगा आपके उत्पाद जो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। ये पहले यहाँ पे CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। तो ये क्या बनी 2-ब्यूटीन बनी और ये 2-ब्यूटीन ज़्यादा मात्रा में बनती है, लगभग 90% के आसपास 2-ब्यूटीन बनेगी। 1-ब्यूटीन तो 10-12% से ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि बनना वो चाहिए कारण कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि कार्बोकेटाइन इसमें मध्यवर्ती के तौर पर बनता है निर्जलीकरण की अभिक्रियाओं में, वो ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है कम स्थायी बनस्पत की 2 डिग्री के। तो वो 1 डिग्री कन्वर्ट होता है या रीअरेंज होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में फिर दो संभावनाएं, इधर से H निकलता है प्रोटॉन के तौर पे या इधर से H निकलता है, तो वो निकलेगा इधर से, ताकि ज़्यादा प्रतिष्ठा की। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा बनती है। ये सेडजेफ का नियम कहलाता है जो अभिविन्यास आपका दर्शाता है उत्पादों का विलोपन अभिक्रियाओं। और इसकी जो 2 अभिक्रियाएं और है वो आप इथाइल एल्कोहल के साथ एक अभिक्रिया बता देता हूँ मैं। इथाइल एल्कोहल की इसी प्रकार की अभिक्रिया दर्शाएगा। जब आप इसको गर्म करेंगे 140 डिग्री पर, तो क्या होता है, और एल्कोहल के आधिक्य में जब इसको गर्म करेंगे तो जल का एक अणु निकलेगा और 2 एल्केन के अणु में से ही जल के एक अणु का विलोपन हो जाएगा और C2H5 और C2H5 डाईएथिल ईथर, ये ईथर बनता है। और जब थोड़ा सा तापमान ज़्यादा रखेंगे और एल्कोहल की मात्रा कम रखेंगे 170 डिग्री पर, तो जल का अणु तो निकलेगा। ये देखिए, ये एल्कोहल है आपका इथाइल एल्कोहल, तो बिल्कुल वही क्रिया थी। मैं इसको इस प्रकार से दर्शाता हूँ, H यहाँ से निकला, OH यहाँ से बाहर हुआ, H2 यहाँ से निकल गया, HOH, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये एल्कीन बन गया। ये 170 डिग्री पे होगा और 140 डिग्री पर आपकर जब आपने एल्कोहल आधिक्य में लिया है तो एल्कोहल के दो अणुओं के बीच में जल का एक अणु निकलेगा और डाईएथिल ईथर बनेगा। दो इसकी और रिएक्शन समझ लेते हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ जब आप प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल है ना, इसकी अमोनिया से क्रिया कराई हमने। अमोनिया से क्रिया कराने तो ये जब आप इसको गर्म करते हैं तो जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या शुष्क जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, जल का एक अणु निकलता है और संगत प्राथमिक एमीन बनते हैं, ये है एथिल एमीन है ना। तो ये अभिक्रिया आपके एक और हो गई इसमें, जो एल्कोहल का अमोनीकरण हो गया इसका, है ना। एक और अभिक्रिया देखते हैं हम, इसका अपचयन, वो भी इथाइल एल्कोहल के एग्जाम्पल लेते हैं। इसका हम लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करते हैं तो संगत एल्केन प्राप्त होता है। ये इसका रिडक्शन रिएक्शन है, प्लस बनेगा H2O और आयोडीन इथेन। ये आपके एल्कोहल की अधिकतर अभिक्रियाएं होगी। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, जब आप किसी भी ऐसे एल्कोहल को जिसमें CH3 CH OH ये वाला ग्रुप है, ऐसा कोई भी एल्कोहल जिसमें ये वाला ग्रुप है, जैसे इथाइल एल्कोहल में है ये CH3 CH2OH, या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में है, मिथाइल एल्कोहल में नहीं होगा, तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल में नहीं होगा, जिस किसी भी एल्कोहल में ये वाला ग्रुप है CH3 CH OH, इसको जब आप यहाँ पर, क्योंकि एल्कोहल यहाँ पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, H होगा तो इथाइल एल्कोहल, CH3 होगा तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं किसी भी हेलोजन और क्षार की उपस्थिति में, तो क्या है, हेलोफॉर्म बनते हैं। हेलोफॉर्म बनते हैं, पहले क्या होता है, इसका
ऑक्सीकरण होता है और संगत कीटोन बनते हैं CH3COR, है ना। और इसके बाद इस पर हेलोजन की रिएक्शन होती है और इसके जो अल्फा हाइड्रोजन है इस कीटोनिक कंपाउंड के जो कि कार्बनिक कंपाउंड के, ये एक एक करके तीनों H जो है हेलोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं CH3COR, है ना। ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनता है और जब आप इसका जल अपघटन करते हैं NaOH की उपस्थिति में देखें तो क्या बना, देखिए यहाँ पे CHX3 इसको हेलो फॉर्म बोलते हैं, है ना। X हेलोजन है यहाँ पे और RCOONA प्लस बना कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, है ना। ये CHX3 ये रिएक्शन कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो एक बार फिर आपको रिकैप करके बताता हूँ मैं कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में ऐसे सारे एल्कोहल जिसमें CH3CHOH सेगमेंट रहता है उसकी संरचना में, वो क्षार और हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हेलोफॉर्म बनाते हैं। ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म कहलाती है। यदि ये X की जगह Cl2 है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और I2 है ये आइडोफॉर्म बनेगा। तो ये आइडोफॉर्म बनेगा तो क्या बनेगा, CHI3 जो पीले रंग का ठोस पदार्थ है। तो एक प्रकार से पहचान है उन सारे एल्कोहल की जिसमें CH3CHOH ग्रुप होता है, तो वो आयोडीन और NaOH के साथ क्रिया करके पीले रंग का ठोस आइडोफॉर्म बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम आइडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। तो यदि आपसे कोई कहे कि मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल में अंतर करने वाली कोई अभिक्रिया बताइए, तो इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल में अंतर करने वाली अभिक्रिया ये देखिए, ये इथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में CH3CHOH पार्ट है, ये फ्रेगमेंट है, इसमें नहीं है, इसलिए ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा, आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। इस आधार पर हम मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल में विभेद करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं हो गई, एल्कोहल की सारी अभिक्रियाएं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।